Hello everyone, how are you? Welcome to Standard 6, Chapter number 8, सोना। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको लगता होगा कि सोना मतलब क्या है। सोने वाला सोना है कि सोनी चांदी जो धातु है, एक प्रकार का हम जिसे गोल्ड से भी जानते हैं कि वो सोना होगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं कि सोना में क्या है। सोना एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फुरदराबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। प्रस्तुत रेखा चित्र सोना नामक एक ऐसे हिरण शावक पर आधारित है जिसका लेखिका ने पालन पोषण किया। इसी कारण लेखिका को उस शावक से गहरा लगाव हो जाता है और उसकी मृत्यु होने पर गहरा आघात लगता है। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में जीव जंतु के प्रति प्रेम जागृत करना है। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीने में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे थे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन वन से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच में आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती है कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। लेखिका को आज सोना की बहुत याद आ रही है और उसके साथ उसका लगाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सोना यानी कि हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको खेलने कूदने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसको छोड़ने के लिए कोई भला व्यक्ति चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा करना संभव नहीं है। लेखिका कहती है कि उन्होंने कई वर्षों पहले ऐसा निश्चय किया था कि मैं कभी हिरण को नहीं पालूंगी, लेकिन उसका यह नियम भंग हो गया। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह एक तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। मतलब वो बहुत ही छोटा बच्चा था। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु स्वरूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्ण रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णलेखा, सुवर्णा आदि नाम का परिचय बन गया। यहाँ सोना कैसा दिखता था उसका वर्णन किया गया है। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की एक ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। यहाँ बताया गया है कि हिरण तो ज़्यादातर जंगलों में ही देखने को मिलते, लेकिन उसकी भी कुछ कथा व्यथा रही होगी कि उसको जंगल छोड़कर यहाँ मानव के बीच रहना पड़ रहा है। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग
समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सहृदय प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। जब सोना का जन्म होने वाला था तब उसकी माँ की दशा कैसी थी वो बताया गया है, और सोना के जन्म से पहले सोना को बचाने के लिए उसने अपनी माँ ने सोना के लिए अपने प्राण दे दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाया। उनमें से किसी के परिवार की सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सोना का जन्म होने के बाद किसी ने उसको अपने यहाँ रखा और 2-4 दिन तक दूध पिलाया और उसको जीवित रखा। सुस्मिता वर्षों के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुरमुष अवस्था में मेरे पास लाई। शावक आवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। देखो उसका नाम सोना कैसे पड़ा, उसका रंग सुनहरा था। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। देखो छोटे बच्चे होते तो सीधा खाना नहीं लगते, आपको पता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो दूध पिलाने के लिए क्या चाहिए, दूध की शीशी, फिर ऐसे ही दूध पिलाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उसमें शक्कर डालनी पड़ती है। तो सोना के लिए लेखिका ने ग्लूकोज लिया, बकरी का दूध लिया और उसको दूध पिलाने का अनुष्ठान आरंभ किया। उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटक कर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों में अभ्यास में पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर बाहर निकलती। देखो बच्चों, हम अपने घर में भी कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसको पहले से ही जैसी भी हम आदत डालें ना, वो वैसा ही सीखेगा। तो ये सोना को भी ऐसी आदत पड़ गई कि जब रात होती थी, अंधेरा होता था, तो लेखिका के पलंग के पास आकर बैठ जाता था। रात को भी वो अपनी जगह गंदे नहीं करता था और सवेरा होते ही वो बाहर निकल जाता था। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक नए प्रकार से निश्चित था। वो पूरे दिन क्या करता था वो बता रही है। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ ही दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। आपके घर में भी कोई पेट कैट, पेट डॉग हो तो थोड़े ही दिनों में आपको भी उसके साथ कैसा लगाव हो जाता है। आप उसे प्यार देंगे तो वो पूरा दिन आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। आप उसको कभी डांटोगे ना तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा और वो आपके पीछे पीछे ही आपको स्नेह करता आएगा। देखो अब लेखिका ने सोना के पूरे दिन की दिनचर्या हमारे सामने रखी है कि पूरा दिन सोना क्या करता था। दूध पीकर भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों ओर पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतरी बाहरी निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके पीछे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा टीका लगा देती है, कोई पूजा के बताशे खिला देती है। मेष में उसके पहुंचते ही छात्रा ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसके लिए कुछ न कुछ खिलाने के लिए लाते।
परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे, यानी कि उसको बिस्किट ही पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्ययन समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती थी और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल, रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते रहते थे। लेखिका के साथ सोना का कैसा व्यवहार है वो लेखिका हमें बता रही है। स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर ले और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा से देखती कि हंसी आ जाती। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगता हो तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत, बसंत और फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्ति अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही, पालतू जीवों में मैंने फ्लोरा को साथ लेने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। लेखिका को बद्रीनाथ जाना था, लेकिन वो सोच रही थी कि इतने जीवों को छोड़कर मैं कैसे जाऊं। फिर उन्होंने निश्चय किया कि फ्लोरा को साथ लेके मैं जाऊंगी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। लेखिका जब बद्रीनाथ की यात्रा से वापस लौटी तो उसके बंगले के गेट पर ही वो खड़ी थी, तो जो उनके पालतू सब थे ना, वो एकदम उनको देखकर खुश हो गए। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर की परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। जब लेखिका आई ना, तब उनके सारे जो थे ना पशु जीव, वो उनके आसपास आ गए, लेकिन सोना कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी
क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाएगी? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। लेखिका ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दे रहा था और आंखें चुरा रहे थे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार देना नहीं चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही सब कुछ कह डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती हुई वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति का बाहुल्य था। इस आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। लेखिका के जाने के बाद सोना के साथ क्या हुआ वो बता रहे हैं। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन शकुंतला में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि सोना क्या थी। आप जो सोना समझ रहे थे वो सोना नहीं था। सोना एक हिरण शावक यानी कि हिरण का छोटा बच्चा था। उसका यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।